नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कार्य करने वाले बल को पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस प्रकार की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है तथा खर्चा भी बहुत आता है। आपके लाइक और शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला मूविंग आयरन और दूसरा मूविंग कोयल। देख लीजिए, ये जो मीटर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इसमें जो मूव करने वाला पार्ट है वो आयरन है, एक लोहा है, आप लोग देख सकते हैं। और जो स्थिर भाग है वह इसकी वाइंडिंग है। तो इस प्रकार के जो मीटर होते हैं, इस प्रकार के जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और दूसरा होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम PMMC भी कहते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये आप लोग इसे देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए। ये इसके जो बीच में आप लोग देख रहे हैं, ये इसकी कॉइल है। और इसमें जो कॉइल है, जो वाइंडिंग है, वो मूव कर रही है। और जो स्थिर भाग है वह इसकी मैग्नेट है। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी मैग्नेट है, यानी चुंबक। तो दो प्रकार के होते हैं, आपने देख लिया, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप, बहुत से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। परंतु आज हम इनमें कार्य करने वाले बलों के बारे में जानेंगे, यानी कि इनमें जो टॉर्क कार्य करते हैं उनके बारे में आज हम पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली इनमें जो टॉर्क काम करते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो टॉर्क है वो है डिफ्लेक्शन टॉर्क, यानी कि विक्षेपण टॉर्क। और जो दूसरा टॉर्क है वो है कंट्रोलिंग टॉर्क, यानी नियंत्रक बल इसे कह सकते हैं। तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क यानी अवमंदक टॉर्क, हिंदी में इसे अवमंदक टॉर्क कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की। तो इसे हम इस मीटर के द्वारा समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, ये एक वोल्ट मीटर है जो कि AC वोल्ट को मापता है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये मापता है। तो दोस्तों, बेसिकली आप इसकी तुलना एक मोटर से कर सकते हैं। जैसे कि मोटर के अंदर एक भाग स्टेटर होता है और एक भाग मूविंग करने वाला होता है, जिसे हम रोटर कहते हैं। तो सेम टू सेम उसी तरह अगर इसकी तुलना की जाए तो इसे आप लोग एक बार के लिए स्टेटर मान लीजिए, और जो इसका मूविंग पार्ट है, यानी कि इसकी जो नीडल है, इसे आप रोटर मान लीजिए। तो जैसे ही आप इसे सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसका जो स्टेटर है, यानी कि इसकी जो वाइंडिंग है, इसके अंदर EMF उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो कि परिवर्ती प्रकार का होता है। परिवर्ती मीन्स चेंज होने वाला, क्योंकि ये एक AC वोल्ट मीटर है। तो उस EMF के कारण इसमें जो आयरन लगा हुआ है उसमें भी EMF उत्पन्न होता है, और दोनों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण ये घूम जाता है, ये मूव हो जाता है। ये देख लीजिए इस तरह से। तो जब इसमें से करंट का मान गुजरता है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन पैदा होता है, जो विक्षेपण इसमें पैदा होता है, उसी को हम विक्षेपण टॉर्क कहते हैं, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। यानी कि एक ऐसा बल, एक ऐसा टॉर्क जो नीडल को विक्षेप करा सके, यानी नीडल को डिफ्लेक्ट करा सके, उसे ही हम डिफ्लेक्शन टॉर्क कहते हैं। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि हमने इसे विद्युत ऊर्जा दी और इसने उसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दिया, जिसके कारण ये मूव करता है। तो सिंपल सी बात है, नीडल को डिफ्लेक्ट कराने वाला जो फोर्स है, जो टॉर्क है, उसे ही हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं।
ये कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा इसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न करवाना, या थर्मल इफेक्ट द्वारा। थर्मल इफेक्ट यानी ताप या प्रभाव द्वारा, यानी टेम्परेचर में वृद्धि या कमी करके इसमें डिफ्लेक्शन करवाना, या हो सकता है होल इफेक्ट द्वारा। परंतु जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इस टाइप के, उनमें मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ही इसमें टॉर्क उत्पन्न करवाया जाता है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, जो नीडल के लिए उपयुक्त बल है उसे डिफ्लेक्ट कराने के लिए, उसे ही हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क की, यानी कि नियंत्रक बल की। तो दोस्तों, इस प्रकार के मीटर में एक और बल लगता है जिसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं, कंट्रोलिंग बल आघूर्ण भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ होता है, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नीडल है इसे कंट्रोल करना है, इस पॉइंटर को कंट्रोल करना है, और इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। वो कैसे, देखिए, ये एक वोल्ट मीटर है और आपने कोई वोल्टेज मापना है जो कि 200 वोल्ट तक है। मान लीजिए इसमें कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, तो जब आप इससे वोल्टेज का मेजर करेंगे तो ये अपने पॉइंट पर नहीं रुकेगा और डायरेक्ट ओवर हो जाएगा, मतलब अपने स्केल से बाहर चला जाएगा। चाहे आप इसे 10 वोल्ट मापें, चाहे आप 0 कुछ वोल्टेज मापें, कोई भी आप लोग इससे जब वोल्टेज मापेंगे तो ये अपने स्थान पर रुकेगा नहीं, डायरेक्ट फुल वैल्यू पर चला जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब वो फुल वैल्यू पर चला जाएगा तो चूंकि उसमें कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, तो ये वापस अपनी शून्य स्थिति में नहीं आएगा, वहीं पड़ा रहेगा, यानी कि लास्ट में पड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है। इसीलिए इस स्थिति से बचने के लिए इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क मीन्स सुई को कंट्रोल करना, इसमें जो पॉइंटर है उसे कंट्रोल करना। वो कैसे किया जाता है, देख लीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वह एक तो सुई को वापस शून्य स्थिति में लाता है, और दूसरा, जब आप इससे कोई वोल्टेज मेजर करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये सुई के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। अब मान लीजिए आपने 200 वोल्ट चेक करनी है तो सुई में डिफ्लेक्शन आएगा, परंतु इसमें एक कंट्रोलिंग टॉर्क है जो सुई को कंट्रोल कर रहा है, वापस शून्य की तरफ इस तरफ खींच रहा है। तो दोस्तों, 2 प्रकार के बल इसमें लग रहे हैं, एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क। तो दोस्तों, जहां पर इन दोनों बल का मान बराबर हो जाता है वहां ये सुई जो है, पॉइंटर जो है, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। उदाहरण के लिए आप ये स्क्रू ड्राइवर देखिए। मान लीजिए ये एक, यहाँ से मैं इसमें एक टॉर्क लगा रहा हूँ जिसका नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और इस सिरे से मान लीजिए मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, यानी कि इसे अपोज कर रहा हूँ। तो एक तरफ से मैं इसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा रहा हूँ और दूसरी तरफ से मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का मान बराबर हो जाएगा तो ये बीच में अपने एक स्थान पर रुक जाएगा, और जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हटेगा ये वापस शून्य की स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों, कंट्रोलिंग टॉर्क बनाने के लिए इनमें बहुत से प्रकार का मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु जो ज़्यादा प्रचलित है, जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। इस मेथड के अंदर नीडल के जस्ट नीचे की ओर एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये जो स्प्रिंग है ये इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा कर रहा है, ये इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा कर रहा है। तो जब पॉइंटर डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण डिफ्लेक्ट होता है तो ये उसे कंट्रोल करता है, जिसके कारण ये जो मीटर है अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक स्प्रिंग इसके अंदर यहाँ पर लगाया गया है। अच्छा, ये जो स्प्रिंग है डिफ्लेक्शन टॉर्क के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। अगर डिफ्लेक्शन टॉर्क इसे यहाँ पर लेकर जाता है तो स्प्रिंग उसका अपोज करता है, वापस उसे शून्य की ओर लाने का प्रयास करता है। इसी कारण ये जो नीडल है, ये जो पॉइंटर है, एक स्थान पर रुक पाती है। इसी कारण ये जो मीटर है हमें रीडिंग दे पाते हैं।
दोस्तों इस स्प्रिंग के बारे में एक बात और जान लीजिए, ये जो स्प्रिंग है फॉस्फर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज एक ऐसी धातु है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसे फॉस्फर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। तो दोस्तों वैसे तो कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करने के लिए एक और विधि है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। मतलब अपने ग्रेविटी से भी कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न कर सकते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों ये जो नीडल है, नीडल के जस्ट लास्ट सिरे में हम एक वेट लगा देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये जो नीडल है यहाँ से उभरी हुई है, यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी गई है ताकि जो नीडल के आखिर में एक वेट रहे, जिसके कारण ये जो सुई है बैलेंस रहे। आप लोग इस मीटर में भी देख सकते हैं, ये जो नीडल का एंड है यहाँ पर सोल्डरिंग के माध्यम से एक वेट बना दिया गया है ताकि जब ये अपने मान को दर्शाए तो इस वेट के कारण भी इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न हो। तो दोस्तों ज़्यादातर स्प्रिंग मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसे मीटर की पोजीशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो ग्रेविटी जो मेथड है उससे मीटर को बिल्कुल सीधा इस तरह से रखना पड़ता है, बिल्कुल सीधा इस तरह से रखना पड़ता है। परंतु स्प्रिंग जो मेथड है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादातर मोस्टली स्प्रिंग मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं डैम्पिंग टॉर्क की। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि मेरे कंटेंट में क्या कमी है। हो सकता है कि मेरे कंटेंट में कोई कमी हो, आपको समझ में नहीं आता हो। दोस्तों जो लोग ये सोचते हैं कि मैं इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये मेरी 1 मंथ की इनकम है। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हालांकि मुझे इन वीडियोस से कोई कमाई नहीं चाहिए, परंतु अजीब तब लगता है जब 16,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर होने पर व्यूज़ आते हैं 200, 300 या 400। यानी आप लोग 5% भी मेरी वीडियोस को नहीं देखते हैं, ना ही वीडियोस को शेयर करते हैं। हालांकि मुझे इन वीडियोस से कोई कमाई नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं कमाई के लिए ये वीडियोस नहीं बनाता हूँ। कमाई के लिए मेरे पास और साधन है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स टीचर हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग का काम भी करता हूँ, तो इससे मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। दोस्तों वीडियोस में कमाई करने के लिए नहीं बनाता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो बना रहा हूँ, जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरतमंद के पास पहुँचे। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ बुक्स पढ़ें और सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए ही पढ़ें। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सीखें। दोस्तों वीडियोस बनाना मेरी हॉबी है, मुझे इंटरेस्ट आता है इस तरह से समझाने में। मुझे इस चैनल से कोई भी कमाई नहीं चाहिए, परंतु दुख तब होता है, अजीब तब लगता है जब आपके द्वारा किया गया काम की कोई वैल्यू ही ना हो। ऐसे काम का फ़ायदा ही क्या जिसकी कदर ही ना हो। कई लोग तो कमेंट में गालियाँ भी लिख देते हैं। पता नहीं क्यों मुझे गालियाँ सुननी पड़ती है। पता नहीं क्या मैंने गलत किया है या मैं गलत कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं अपनी जो वीडियोस है, जिस तरह से मैं बताता हूँ, ये सभी ज़रूरतमंद के पास पहुँचे और आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। मैं बाहर जाके भी वीडियोस बनाता हूँ, घर में जब भी फ्री होता हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स काम के अलावा जब भी मैं फ्री होता हूँ तो आपके लिए वीडियोस बना ही देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं YouTube पर लॉन्ग टाइम तक रहूं, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियोस में कोई भी प्रकार की कमी लगे या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सब तो चलता रहता है। अभी अपने को डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप अपने एक स्थिति मान लेते हैं कि यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है सुई को डिफ्लेक्ट कराने के लिए, और उसी तरह से ये जो स्प्रिंग है ये कंट्रोलिंग टॉर्क लगा रहा है सुई को वापस शून्य स्थिति में लाने के लिए। तो दोस्तों इन्हीं के बीच में एक रिएक्शन ऐसी होती है। मान लीजिए आपने एक वोल्टेज मापी जो कि 150 के करीब है,
तो उस समय होगा क्या कि दोनों तरफ से बल लग रहा है, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क भी है जो कि उसे शून्य की तरफ खींच रहा है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी है जो उसे आगे की तरफ खींच रहा है। तो होता ये है कि जब आप इससे कोई वैल्यू मापते हैं, वैल्यू चेक करते हैं, तो ये उस स्थिति पर नहीं आ पाती और उसके आसपास स्विंग करने लगती है, और स्विंग करते 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 धीरे धीरे ये अपनी फाइनल पॉइंट पर आती है। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और कई बार वैल्यू भी सही नहीं दिखाता। तो इसी स्थिति से बचने के लिए इसमें एक और बल काम करता है जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। डैम्प का मतलब ही होता है डैम्प करना, मतलब वाइब्रेशन करना। तो इस पॉइंटर में होने वाले वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे होता है तो देख लीजिए। ये जो आप निडल देखोगे, ये पॉइंटर देखोगे, इसकी स्पीड आप देखोगे बिल्कुल स्मूथ होगी, बिल्कुल धीरे धीरे इसकी स्पीड होगी। ये देखिए जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। तो इसमें डैम्पिंग टॉर्क अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि हमें सुई की जो स्पीड है उसे स्मूथ करना है, स्लो करना है, जिससे ऑटोमेटिक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होगा और उसमें होने वाले वाइब्रेशन भी कम होंगे। इसी कारण इनमें जब हम पाठ्यांक लेते हैं तो ये अपनी फाइनल स्थिति में एक बार में ही आ जाता है। तो अवमंदक बल यानी सुई की वाइब्रेशन को कंट्रोल करना, वो कैसे किया जाता है, उसके भी बहुत से मेथड होते हैं। तो दोस्तों पहला है एडी करंट द्वारा। दोस्तों लेंस के नियम अनुसार एडी करंट जिसमें उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, यानी कि जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। तो आप लोग ये आयरन देखिए, एक मिनट, ये जो आप आयरन देख पा रहे हैं इसके जो अंदर है, अंदर की तरफ है, तो जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये ऑटोमेटिक अपनी स्थिति पे आ जाती है, आपको पता है। तो उसके कारण इसमें जो एडी करंट उत्पन्न होता है, उसी एडी करंट के कारण ये जो सुई है, ये जो नीडल है, उसकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है, क्योंकि लेंस के नियमानुसार ये उसके विपरीत कार्य करता है। तो उसके कारण ऑटोमेटिक इसमें डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये जो नीडल है ये ऑटोमेटिक कंट्रोल रहती है और इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। जैसे कि आप इसमें देख लीजिए, इसमें भी डैम्पिंग टॉर्क के लिए एडी करंट का ही इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों दूसरा मेथड है एयर फ्रिक्शन द्वारा। जिस तरह से एयर पिस्टन होते हैं उसी तरह से इनमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया जाता है जिसमें हवा के फ्रिक्शन के कारण इसमें डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न किया जाता है। और तीसरा इसका मेथड है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर गाढ़ा फ्लूइड भरा जाता है और उसके अंदर इस प्रकार के पंखे को घुमाया जाता है जो कि निडल के साथ अटैच होता है, जिसके कारण इसमें ऑटोमेटिक डैम्पिंग फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे इसकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो दोस्तों आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर बुरी लगी हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।